नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। जहां नवाज शरीफ साहब को पूरे भरपूर इस्तकबाल और भरपूर तैयारियों के साथ लाया गया, वहीं उनकी कानूनी रुकावटें जो कि लगता था उनके सियासी करियर को तकरीबन ख़त्म कर चुकी हैं, अब वो तमाम कानूनी रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं या इख्तिताम की तरफ रवां दवां हैं। अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड में कि अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड में जो सज़ाएँ थीं उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की गई थी वो दोबारा से बहाल हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह इन अपीलों को बहाल किया गया है, सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उनको बहाल किया गया है, तो क्या वो सज़ाएँ ख़त्म हो पाएंगी? और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को भरपूर अंदाज से फैसिलिटेट किया गया है मुख्तलिफ़ हवालों से, अगर इसी तरह रहा तो क्या नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का जो अज़्म लेके आए हैं, क्या वो अपना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर पाएंगे? दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जब हम देखते हैं तो उनके लिए मामलात अब मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। जहां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत साइफ़र के मामले में ख़त्म नहीं की, और दूसरी जानिब जो साइफ़र का मामला है वो बड़ी तेज़ी के साथ, बर्क रफ्तारी के साथ मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि खान साहब को आगे चल के मज़ीद कानूनी मुश्किलात का सामना हो सकता है। और मुल्क के अंदर, क्योंकि हम सब इस वक्त निगरान हुकूमत की निगरानी में, और हम सब चाहते हैं कि हमारी जमहूरियत बहाल हो पाए, आपकी और मेरे वोट की जो इज़्ज़त है वो कहीं पामाल ना हो, मज़ीद पामाल ना हो, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन बड़ा पुरअज़्म दिखाई देता है। और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का अयादा भी कर चुका है और इस बात पर इंसिस्ट कर चुका है कि अब ये मज़ीद ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। तो इस सारी सूरत हाल में क्या उस वक्त पर जो इलेक्शन कमीशन दे चुका है, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी हम ज़रा डिबेट करेंगे। और साथ ही साथ ज़रा अहम जो पेश रफ्त है सियासी हलकों में वो ये है कि कल तक तहरीक इंसाफ को बहुत बुरे लगते थे मौलाना फजल रहमान साहब। अब तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से ना सिर्फ मिला है बल्कि सियासी गुफ्तगू भी हुई, और उन तहरीक इंसाफ का जो वफ्द था उन्होंने मौलाना साहब के पीछे बाजमात नमाज भी, उनको इमाम मानते हुए नमाज मगरिब भी अदा की है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त जिस सियासी बहरान में हम गुज़र रहे हैं उसमें बातचीत, गुफ्तगू और मुफाहमत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मौलाना साहब के बाद जो बड़े अहम पिलर्स हैं इस वक्त, सियासी लीडर्स हैं दीगर, जिसमें आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का, ये सारे मिल बैठेंगे, उनमें मुफाहमत हो पाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द मुस्तकबिल में किस किस से मिलेगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं और कानूनी माविन भी हैं, उनके एक्सपर्ट भी हैं, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कादिर मंदोखेल साहब, मैं चाहूँगा ज़रा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आपकी पार्टी को तो लेवल प्लेइंग फील्ड को और नवाज शरीफ साहब का जिस तरह आना है उस पर बहुत एतराज़ है। ये नवाज शरीफ साहब को जिस तरह लाया जा रहा है, आप कानून के भी एक्सपर्ट हैं, तो उनके कानूनी मामलात बड़े पेचीदा होते थे, हम तो यही समझते रहे, लेकिन वो सारी पेचीदगियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो डी चौक को क्रॉस करते हुए वज़ीर आज़म हाउस तक बड़ी बासानी पहुंच सकते हैं? सर, मैं आपको सिर्फ इतनी बताता ना चलो, ये दोनों मेरे भाई वकील हैं, ये मेरी किसी बात को डिनाई करे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जिस तरह जुडिशरी किरदार अदा कर रही है नवाज शरीफ साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक सियाह बाप के नज़र पे देखा जाएगा। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए गए थे और 6.5 साल बाद आ गए, और 6.5 साल में उनकी अपील मंजूर हो गई है और केस खत्म हो गया। आज एक मरतबा फिर 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनकी बेल भी हो जाती है, उनके केस भी रीओपन हो जाते हैं और इंशाल्लाह जल्द जो है वो बरी भी हो जाएंगे। ये दोनों मेरे मोहतरम साहिबान बैठे हुए हैं, जरा ये मुझे बता दें कि अपील का टाइम मिसाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20 दिन है या 1 महीने टाइम में बाज अदालतों में, उससे 1-2 दिन हम डिले होते हैं, तो ये सारी लाइब्रेरी हम सर पे उठा के मिलाट के पास जाते हैं और वो कहते हैं सॉरी टाइम बार्ड है, आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी, आप 1-2 दिन लेट है। यहां कौन सी जुडिशरी है जो 6.5 साल बाद और 4 साल बाद केस रीओपन भी हो जाता है
और बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। अब ये मुझे बता दें कि ये तो आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुझे बता दें कि क्या ये तमाम इंसान, तमाम मुल्जिमान, तमाम क्रिमिनल्स, तमाम जिनके ऊपर इल्जाम है, मैं क्रिमिनल के साथ साथ ये भी कहूंगा, क्या इनको इक्वल इंसाफ मिल रही है? क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा के तहत काले को गोरे पे, गोरे के काले पे फोकियत हासिल नहीं है? आपको मैं बता दूं कि जेलों में भी टेलीविजन लगे हुए हैं और जो बकरी चोर, जो साइकिल चोर या झूठे मुकदमात में जिनको बंद किया है, वो भी ये टेलीविजन देख रहे होंगे और जुडिशरी की ये फुर्तीली भी देख रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे कि वाकई हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में। जदून साहब से इस पे कमेंट ले लूंगा, एक चीज और ऐड कर दें कादिर भाई कि ये जुडिशरी को मतलब इतना क्यों फैसिलिटेट हो रहे हैं नवाज शरीफ, मेरा सवाल जो बेसिक था, जरा उस पर कमेंट कर दें तो मैं ये बातें जदून साहब से इस पर रिस्पॉन्ड ले लेता हूं सर। देखिए, जुडिशरी को मैं आपको एक और की चीज बता दूं, मुलाजमीन की जिस कमेटी को मैं चला रहा था, जो मैं हेड था, हमने 4 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को कंफर्म किया, रेगुलाइज किया। 1.5 लाख से दरखास्तों पे हमने फैसले दिए। एक सिंगल गैर मुंतखब जज ने उस पूरे का पूरा 342 के अरकान की असम्बली को उस कमेटी के तमाम इक़दामात जो कि मुस्लिम लीग नून के उज़रा नहीं चाहते थे अपने दौर में भी, पीआईए, रेलवे, सिविल एविएशन, बैंक, फलाना फलाना, और आज वो अदारे पुरतिली से लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए, जो मेरी कमेटी नहीं थी, वो असम्बली की कमेटी थी, 342 के अरकान की असम्बली थी, उसको पूरा खत्म कर दिया और इलीगल डिक्लेयर किया है। तो जरा मुझे ये बता दे कि यही तो नवाज शरीफ साहब वाले चाह रहे थे, यही तो वोट को इज्जत देने वाले ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, राना तनवीर और इनका मुसद्दक मलिक, इनकी बिल्कुल सही, गॉट द पॉइंट सर, बिल्कुल। जहांगीर जदून साहब, एक जुमला जी जी बोल। आप मुझे बता दे क्या इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है? हाँ जी बिल्कुल है। मैं जो आपने इलेक्शन कमीशन की बात की कि वो 28 जनवरी को इलेक्शन करा रहे हैं, मैं कहता हूं इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तो लंदन में कहा कि लिख के देता हूं मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म आऊंगा, लिहाजा सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म निगरान जो ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे और डिक्लेयर कर दे मुस्लिम लीग नून को। और वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहांगीर जदून साहब, एक तो जरा जो कानूनी सवालात पूछे हैं कादिर मंदोखेल साहब ने, और बड़ी मोहब्बत से पूछे, ये नहीं कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप भी मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं सर, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पूछे। इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट तो कर दीजिए। दूसरा मेरा सवाल सर ये है कि क्या अल अजीज़िया और एवन फील्ड जैसी जो सज़ाएं हैं वो क्या ख़त्म हो सकती हैं नवाज शरीफ के केस में? और दूसरा उनकी जो नाअहली है पानामा वाली, उसका क्या बनेगा, या उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे कि बस एक कानून बन गया इलेक्शन एक्ट के तहत तो सो बहुत है हमारे लिए? अब जितना आपने टाइम कादिर मंदोखेल साहब को दिया है उतना मुझे भी देना। अब पहली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कादिर मंदोखेल साहब उनकी अपील डिसमिस हुई थी, मेरे ख्याल में वो आर्डर इन्होंने नहीं पढ़ा है। अगर ये आर्डर पढ़ ले तो मेरे ख्याल में ये कमेंट्स ना करते जी कि 20 दिन होता है टाइम। 20 दिन जो टाइम होता है वो इंट्रा कोर्ट अपील का होता है। इनकी अपीलें ऑलरेडी एडमिटेड थी, और जब डिसमिस हुई हैं तो वो एक कंडीशन के साथ डिसमिस हुई हैं, और ये उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनकी रोशनी में उन्होंने डिसमिस की थी कि अगर जो पिटिशनर है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो हमारे सामने नहीं है, हम अपील डिसमिस कर रहे हैं, और जब वो सरेंडर करेगा या कैप्चर किया जाएगा तो फिर जो उसकी पिटिशन होगी बहाल करने के लिए अपीलें, वो मेरिट पे सुनी जाएगी। तो उस आर्डर की कंप्लायंस में जब वो बाहर भी गए हैं तो हाई कोर्ट की आर्डर और पीटीआई की गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा है, और फिर गवर्नमेंट के पास ये भी इख्तियार होता है कि कोई बंदा अगर आर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो वो वापस भी बुला सकती है गवर्नमेंट। उनके पास बड़े तरीके होते हैं। अभी इन्होंने एक पॉलिटिकल पर्सन जो जुल्फी बुखारी है उसके रेड वारंट इशू किए हैं, उसको मंगवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी लोग जो हैं 1-2 बंदे बाहर से मंगवाएं। तो ये गवर्नमेंट जो होती है वो कमजोर नहीं होती स्टेट, तो अगर ये सुगत चाहते हैं तो वापस ले सकते थे। अभी आप मैं कानूनी बात करूं कि अपीलें जो हैं अब जिस अदारे ने फाइल की हैं वो उसमें पार्टी है, तो वो अगर एक बंदा कहता है जी मेरी अपील मेरिट पे सुने, मैं अपना मेरिट पे फैसला कराना चाहता हूँ, चाहे फैसला जो भी हो, चाहे अपील एक्सेप्ट होती है डिसमिस होती है, तो इसमें कौन सा लॉ है जो कहता है जी नहीं आपकी अपील नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसी है 1970 से आगे केस लॉ डेवलप हुआ है कि जब फिर आर्टिकल 10A आने के बाद जो है वो कहते हैं कि एक मुलजम हो या मुजरम हो उसको फेयर ट्रायल का राइट होता है।
ट्रायल जो भी हो, किसी का भी ट्रायल हो, चाहे पीपल्स पार्टी का कोई बंदा हो, पीटीआई का हो, पीएमएलएन को, जिस किसी की पार्टी से हो, उसको ट्रायल जो होता है उसका फेयर होना चाहिए। अगर फेयर ट्रायल नहीं है तो उस पर सवाल भी उठेंगे। वेरी राइट। जदून साहब मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ सर, जदून साहब एक और चीज ऐड कर दूं। आप बड़े मतलब मुतारिक हैं और सियासी तौर पे भी आप बड़े मुतारिक हैं सर। जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है नवाज शरीफ को, मतलब हैरानकुन बात तो ये थी कि इमरान खान की दफा तो हम चेयरमैन और नायब वालों को ढूंढना पड़ता था ना सर, वहां तो प्रोसिक्यूटर तो पहले से मौजूद था, मतलब वो जज साहब भी हैरान हो गए कि यार अच्छा आप तो बगैर बुलाए पहुंच गए। जो ये नायब देखिए, का ये भी आपको conduct बात है, बता दूं, ये बड़े लोग कह रहे हैं जी नहीं, मेरी बात सुने। ये देखे, आप मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आ रहे, कह रहे हैं ये प्रोसिक्यूटर पहले से मौजूद थे। ये आपको पता है कि जिसका केस होता है 100 केसों में हम जो है वाचिंग ब्रीफ पे होते हैं कि जी अगर स्टेट के कितने केस होते हैं वो पहले से आगे बैठते हैं। अगर जी जज साहब ने पूछा तो वो हम खड़े हो जाएंगे, हम बताएंगे। उसने ये नहीं कहा जी मैं आज, उन्होंने कहा जी वो मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कोई नैब की तरफ से है। स्टेट का बंदा हर वक्त जो है, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो हमेशा मौजूद होते हैं कोर्ट के अंदर। ये नहीं है कोर्ट बुला भी लेती है जी, क्या उनको बुलाया अभी 1 मिनट। हमने ऐसे ऐसे केस भी सुने, उन्होंने कहा जी आधे घंटे में बुलाओ, 10 मिनट में बंदे को बुला लो। ये देखें, कोर्ट जब डिसाइड करती है कोई चीज करना चाहे, इसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है। बात कोर्ट डिसाइड नहीं करती, कोर्ट में को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल या एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दी गई नवाज शरीफ को, मामूल में उनको डील किया गया, आप ये कह रहे हैं सर? मैं देखो, मैं इस पे मेरी मुख्तलिफ राय हो सकती है कि अगर एक बंदा जिस प्रोटोकॉल का या जिसका कानूनी तौर पे कोई भी बंदा हो, चाहे वो देखें ना, अभी देखें जेल के अंदर एक बंदा प्रोटोकॉल अगर मांग रहा होता है जी मुझे प्राइम मिनिस्टर की फैसिलिटी दें, तो एक बंदा बाहर है जो अगर उसको मिलता है कानून के मुताबिक तो वो उसको मिलना चाहिए। कानून से बाव किसी को नहीं मिलना चाहिए, मेरी ये राय है। और ये लीगल पॉइंट ये है कि जो बंदा एंटाइटल है, अगर वो नहीं है एंटाइटल या उसको कोई नहीं है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शुएब शाहीन साहब, नवाज शरीफ साहब की कानूनी मुश्किलात अब लोगों को लगता है ये और फील ये होता है कि वो तकरीबन अब आसान होती दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि उनकी नाअहली और अल अजीजिया और एवन फील्ड वाले जो मामलात हैं वो बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंच पाएंगे? और जदून साहब का ये मानना है कि ये कोई उनको एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी जा रही, जो कानून में इजाजत है जिस हद तक की। और ये उन्होंने, जदून साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो अपीलें दायर की गई थी सजाओं के खिलाफ वो विद इन टाइम थी, और क्योंकि उसके बाद उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसके बाद तो जज कोई भी आता तो स्टेटस वही होता जो आज है। शुएब साहब देखें, पहली बात तो यह है कि बड़े एहतराम के साहब को, जो शख्स फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है, ये आप, मेरी आवाज वापस दोबारा आ रही है, अगर अपने बंदों को कहें उसको ठीक करा दें। जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ होता है जो शख्स, वो तमाम अपने राइट से हुसोएवर में भी उसके राइट्स खत्म हो जाया करते हैं स्टेट के, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के। लिहाजा वो एक इश्तिहारी मुजरिम थे। एक इश्तिहारी मुजरिम का जो स्टेटस और स्टेचर था, उसके तौर पर उनको किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल, जो स्टेटस था, वो इल्लीगल एंड अनलॉफुल था। दूसरी बात जदून साहब ने फरमाई है कि वाचिंग ब्रीफ पे अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा मुकदमा लगा हुआ है तो हम अपना ब्रीफ वॉच करने के लिए भी कभी आ जाते हैं, लेकिन वो ब्रीफ वॉच करने के लिए इसलिए आते हैं कि अदालत कहीं स्टे ना दे दे, हम उस स्टे की मुखालफत करेंगे, उनको बताएंगे कि जनाब आप ऐसा ऑर्डर ना करें, हमें सुन के करें, इसलिए वाचिंग ब्रीफ पे होते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है, वो तो इसलिए नहीं आए थे कि अपना ब्रीफ वॉच करने आए, वो तो बिन बुलाए इसलिए आए थे आके स्टेटमेंट दें जनाब हमें प्रोटेक्टिव बेल देने पे कोई इतराज नहीं है। और हाई कोर्ट ने क्या फरमाया, पहला वाला जो ऑर्डर था कि जनाब आपकी बेल पिटीशन तो मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट कह ये नैब कह रही है जमानत दे दे तो हम दे देते हैं। नैब का तो वो मुजरिम ही नहीं था, नैब तो उसमें प्रोसिक्यूट कर रहा था, वो प्रोसिक्यूशन प्रूव हो गई, वो रियासत का मुजरिम था। रियासत का मुजरिम मीन्स उसकी जगह डियाला जेल या जो भी लोग कोट लखपत जेल हो वहां जाएगा, फिर वो आ करके अपनी अपीलें रेस्टोर करने की एप्लीकेशन देगा, फिर अदालत की डिस्क्रिशन है, लेकिन वो भी डिस्क्रिशन तब एक्सरसाइज कर सकती है अदालत। उससे पहले वो जमानत ले चुके हैं ना 24 तक की, फिर 26 तक की। सर ये तो जमानत ना हो तब की बात हो रही है ना, जमानत तो दे दी कोर्ट ने। जमानत थी ना, गलत जमानत। मैं कह रहा हूं कि वो प्रोटेक्टिव बेल किसके कहने पे मिली, वो नैब के कहने पे मिली। अदालत ने खुद कहा कि हम आपको ये ऑर्डर ना करते, लेकिन अगर नैब ना कहती तो कल आईजी इस्लामाबाद आकर कह दे तमाम मेरे जो मुजरिम है सबको आप बरी कर दें या प्रोटेक्टिव बेल दे दें,
मुलजिम के लिए प्रोटेक्टिव बेल होती है, मुजरिम के लिए कभी प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुआ करती। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है। फिर मुझे बता दें, सर। वो रियासत के मुजरिम थे, वहां जब बैठे हुए थे वहां लंदन में, सर तो इश्तिहारी मुजरिम भी हो गए, 4 साल भी हो गए उनको, इर्रेस्पेक्टिव कल फ्यूचर में क्या डिसीजन आता है। लेकिन मुझे बताएं, वहां हाई कमिश्नर किसकी हिदायत और हुक्म पे उनको प्रोटोकॉल दे रहा है और बयानिया याद करा रहा है। फिर स्टेट गेस्ट के तौर पर जब यहाँ आते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो अमला जो बायोमेट्रिक का, जो कि 9 मई को इमरान खान का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हुए रेंजर्स उठा के ले जाते हैं यही नैब के लिए, और उस वक्त तक कोई सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। केस भी नहीं दर्ज हुआ था। जदून साहब जरा इसमें कमेंट बड़ा जरूरी है। एक तो जो परसेप्शन बन रहा है कि अदालतें सहूलतकारी कर रही हैं और अदालत। रमजान साहब, जितना टाइम मैं अभी आपको 1-2 मिनट और मुझे दे दें, अगर 1 मिनट और टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर दें ताकि हर एक को मौका मिले। राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू मैंने दोबारा आना था, प्रोसेस आप बिलीव करें, मैंने दोबारा आना था आपकी तरफ। आपने तो दोबारा आना है तो फिर ठीक है, पूछ सर लें, पता है पूछ लें। मेरे उस्तादों की जगह जदून साहब आपने उनको कटहरे में खड़ा कर दिया, वो प्रोटेक्टिव नहीं, बेल नहीं, पे तो मेरे बाईपास लिए कर गए। मेरे भाई हैं, मतलब लेकिन आप उनसे पूछिए ये आपके भाई हैं, मेरे तो उस्ताद है ना सर। मैं आप भाई और उस्ताद में फर्क होता है ना सर। मैं अपने उस्ताद को कम से कम थोड़ा सा तो मार्जिन दूं ना कि नहीं, आप फिर फेवरेटिज्म कर रहे हैं, चले करने दें, हम आपको इजाजत दे देते हैं। नहीं मैं आता हूं, मैं आपसे कमेंट लूंगा। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है वो मंदोखेल साहब से ले लूंगा। जदून साहब जरा जल्दी से, जो प्रोटेक्टिव बेल वाली सहूलतकारी है ये, इसका कोई प्रेसिडेंट पहले भी है, जरा ये भी बताइएगा। और जिस तरह अदालतों में जजेस वेट कर रहे हैं उनका, और जिस तरह उनको अलविदा किया जा रहा है, जो होती है ना ये कोर्ट की। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। हेलो जी आवाज बोलिए मैंने सर। कहा जो बेल होती है ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। देखे ना, बेल देना, अब आज उनको बेल साइफर केस में नहीं मिली है, तो अब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। आप किसी को नहीं, सर आप मुल्जिम और मुजरिम का फर्क बता देना सर। मुल्जिम और मुजरिम के फर्क में सर, नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं है, वो मुजरिम है, वो आज भी नहीं। मुजरिम देखे, है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी कन्वेक्शन खत्म कर दे, कन्वेक्शन तो उनकी जू की तू है। अभी देना, एक बंदा अगर 4 साल कोर्ट के आर्डर पे या जो भी सर्कमस्टांसेस से बाहर रह के आता है, तो उसके अगर 2 दिन का इजाफा हो गया है कि जी मैं कोर्ट को पहुंचना चाहता हूं, मुझे 2 दिन का टाइम दे, तो इसमें कौन सा आसमान नीचे आ गया? कौन सा कोर्ट ने ऐसा काम कर दिया है कि उनकी सजा माफ कर दी है विद 1 जो है वो स्ट्रोक ऑफ द पेन, जी आपकी सजा में माफ करते हैं। इमरान खान को देखे ना, डिस्क्रिप्शन यूज होती है। इमरान खान को बनी गाला में बैठे हुए बेल बिफोर अरेस्ट दिया। मुल्जिम का कोर्ट में होना जरूरी होता है। और उन्होंने एक जज साहब ने एक ऐसा भी ऑर्डर किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जो केस रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको भी इनको टाइम की कमी है क्या? इसका कोई प्रेसिडेंट पहले है? इसका कोई प्रेसिडेंट पहले है सर? 77 साल पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में सर। नहीं देखे, एक बंदा जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल तो, एक बंदा जेल तोड़ के चला जाता है, वो सजा याफ्ता है, ठीक है, वो किसी जगह पे पकड़ा जाता है, किसी और पकड़ लेती है, वो कहता है जी मुझे एजेंसी के हवाले करें या मैं उस एजेंसी को अप्रोच करना चाहता हूं, वहां मुझे वहां तक टाइम दे। वो लॉ को अपनाना चाहता है, एक्सेस टू जस्टिस है, तो वो उसको कौन डिनाई करेगा कि आप अपने लॉ को पहुंचे, अपनी कोर्ट तक आपको रसाई। बट इट इज न्यू प्रेसिडेंट, दिस इज अ कंडीशन ना जो आप कह रहे हैं आपको डाल, बट इट इज न्यू प्रेसिडेंट। बात फिर कोर्ट की मर्जी है जो भी ऑर्डर करती है। वेरी राइट। शुएब शाहीन साहब हैं साथ? एहसन जी शुएब साहब, अब लास्ट 2 मिनट्स में ब्रेक पे जाना कादिर साहब के बाद सर। आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो यह है कि रीसेंट फैसला मैं आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जस्टिस तारिक मसूद साहब उसके आथर जज हैं, हमारे एक बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, उनका नाम है आसिफ साहब। उनके खिलाफ जस्टिस शहजाद गेबा साहब के साथ तलब कलामी हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको 1 महीने की सजा दे दी गई। उस सजा के खिलाफ हमने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की, वो के ऑब्जेक्शन लगी कि सरेंडर बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट ए सरेंडर, ही हैज टू सरेंडर बिफोर द जेल अथॉरिटीज इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लिहाजा फिर आपकी अपील सुनेंगे, वो के 1 महीना सजा अवेलेबल है, उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपील इंटरटेन नहीं हो सकती। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये फैसला लिखा, और सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट है, 2015 CMR अदनान केस है, 3 मेंबर बेंच का फैसला है। उन्होंने कहा कि जब मुजरिम हो जाए कोई भी शख्स, उसकी अपील इंटरटेन ही उस वक्त होगी, वो सरेंडर बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नो सरेंडर,
लिहाजा ये विद इन टाइम सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने कहा आपकी जमानत का केस भी नहीं लग सकता। तो यहाँ तो प्रोटेक्टेड बेल एक शख्स है ही नहीं और उसकी अपील खारिज हो गई, उसकी जमानत खारिज हो गई, वो इश्तिहारी और मुजरिम हो चलो गया। सर, एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, अगले आगे लोगों को सहूलत होगी। कादर मंदोखेल साहब, आपके तो सर क्योंकि वजीर आजम थे आप, शहबाज शरीफ साहब आप इनके इत्तेहादी भी थे, 16 महीने आपने इनके साथ मिलकर हुकूमत भी की, और अब सारा मामला यह है कि लेवल प्लेइंग के ताने भी आपको देने पड़ रहे हैं। हालांकि आपने तो मेजबानी की ना इमरान खान के खिलाफ, जो अदम एतमाद आया था सिंध हाउस में, उसको होस्ट किया आपने। तो ये इतना चहीतों वाला सलूक क्यों हो रहा है उनके साथ, और आपके साथ सोतेलों वाला क्यों है? और क्या नवाज शरीफ के साथ जो अदालतों में हो रहा है आजकल, तारीख में इसको भी बुरे अल्फाज में याद किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने पार्टी के अंदर भी, असम्बली के फ्लोर पे भी उस वक्त भी ये कहा कि ये पार्टी आपको धोखा देगी, जो कि दे दिया उसने, ठीक है। दूसरी बात ये कि उस वक्त भी मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये बात की है कि ख्वाजा और राना तनवीर और मुसद्दक मलिक के इनने अपनी मिनिस्ट्रियों को बाकायदा कहा गया कि आप जो खसूसी कमेटी मुलाजमीन की असम्बली की बनाई उसमें न जाए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और उस वक्त भी फ्लोर पे मैंने ये कहा गया, ख्वाजा तनवीर का 29 बिल एक दिन में पास हुए, और जब मेरा यूनिवर्सिटी का बिल आया तो उसकी मुखालफत की है। तो उस वक्त भी ये जाहिर हो रहा था कि इनका अगले 5 साल का इरादा आज से बना हुआ है, क्योंकि आखिरी दिन 1-2 दिन थे, राना तनवीर साहब ने 29 यूनिवर्सिटी पे एतराज नहीं किए, मेरे हल्के कराची के जो शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का है उस पर एतराज किया और मुझे कहा जाओ सिंध से कराओ। तो मैंने कहा क्या आप जिंदगी भर वजीर रहेंगे, अभी तो 4 दिन की हुकूमत है। तो मुझे ये बात नहीं था, आज अंदाजा हो गया कि 4 दिन नहीं था, अगले 5 साल भी उन्हें जेल में लेके बैठे हुए। दूसरा, जहांगीर जदून साहब ने जो बात की है कि हमने अपील दाखिल की है इन टाइम, तो खुदा का वास्ता मुझे ये बता दें, मेरे नॉलेज में इजाफा कर दें, मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, क्या उसकी तारीख नहीं डलती थी कि अपील दाखिल कर ली है और जब नवाज शरीफ साहब आ जाए तब उठाए जाए? कोई तारीख नहीं थी उस पर लगाई थी। हर केस की तारीख लगती है। ये दोनों मोहतरम दोस्त मुझे मेरी बात को गलत डिक्लेयर कर दे कि ये गलत, ऐसा नहीं होता है, तो तारीख होती है। क्या ये तारीख में पेश नहीं हुए ना सर? उस तारीख में वो पेश नहीं हुए, दी गई है, तभी तो वो आपने लंदन में ऐलान किया कि मैं लिख के देता हूं। नहीं सर, कादर भाई वही तो कौन सा कानून? ओ भाई सुन लो, अगली बात सुन लो, जो जहांगीर तरूण साहब ने, जजों की डिस्क्रेशन है, यानी उनका इख्तियार है, ऐसा कोई इख्तियार नहीं है जजों का, ये कोई आसमान से नहीं है। जजेस इसी कानून, इसी आइन के तहत उन्हें फैसले देने हैं, उससे अपर जुडिशरी बेट है, वो एक्शन लेती है, शोकाज होता है, सो मोटो लेता है। ऐसी नहीं है कि जो मर्जी आप कर ले, वो जेल के दरवाजे पे खुलवा देना, खाली करा दे सारे जेल को। दूसरी बात यह कि मैं एक चीज बताऊं, आपने बार बार सवाल किए जदून साहब से कि पाकिस्तान के 70 साल तारीख में एक मिसाल दो, ये नहीं दे सकता है, और ये भी मैं आपको बता दूं आइंदा होगा भी नहीं है। ये 2 मिसाल टोटल बने नवाज शरीफ साहब के पिछले केस में और मौजूदा केस में। किसी और सियासतदान की, मेरे लीडरान को आपने क्या किया? जुडिशल मर्डर आपने किया शरीफ भुट्टो का, उनका रेफरेंस मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। वेरी राइट। एक उनका बाहर जा वापस आके मुजरिम होते हुए बेल ले लेना, 2 न्यू प्रेसिडेंट हैं, ये सही कह रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं। हम जिस दोहराए से गुजर रहे हैं उसमें बड़ा ज़रूरी यह है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम तब होगा जब बातचीत होगी, मामलात एक दूसरे से बातचीत करके सियासी हल्के, सियासी जमातें इनको हल करेंगी। और वो लगता है कि जब तहरीक इंसाफ के लोग मौलाना साहब के पास पहुँचे और उनकी इमामत में उन्होंने मगरिब की नमाज की अदायगी भी की, तो लगता तो था कि इट इज़ अ गुड जेस्चर। बट क्या ये आगे कंटिन्यू हो कि नहीं? जदून साहब, आपको क्या लगता है कि मुल्क के जो सियासी मामलात और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके लिए बातचीत बड़ी ज़रूरी है, और उसमें क्या तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी? अच्छा, पीटीआई शोएब शाहीन साहब जुड़ गए। मैं शोएब शाहीन साहब आपसे पहले कमेंट ले लेता हूँ। क्या मौलाना साहब से जो मुलाकात हुई है वो वफ्द तहरीक इंसाफ की जानिब से गया, इमरान खान साहब की हिमायत उनको हासिल थी, और वो आगे किस किस से मुलाकातें करेंगे सर? जी, वो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी अदनान साहब, वो एक उनकी खुशदामन का इंतकाल हुआ था, और हमारे यहाँ
एक रिवायत है कि आप सियासी मुखालफतें हों या ना हों, आपकी ज़ाती मुखालफतें हों या ना हों, एक के पख्तूनों का कल्चर भी, बलोचों का कल्चर भी और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भी ये शामिल है कि आप किसी से अफ़सोस करने के लिए ज़रूर जाते हैं। दैट वाज़ ए पर्सनल विज़िट और पर्सनल विज़िट मीन्स कि सिर्फ़ अफ़सोस करना मकसद था, दैट वाज़ नॉट ए पॉलिटिकल डिसीजन या पॉलिटिकल डायलॉग। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है सियासी जमातों वाला, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जब तक जेल भी नहीं गए थे, उस वक़्त इन्होंने कहा था, मैं हर एक से बात करना चाहता हूँ, ओनली वन पॉइंट एजेंडा दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसलिए कि आपकी रियासत अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस तरह के एडवेंचर्स एंड मिस एडवेंचर्स की। आज जो जब्र खौफ की फिजा पैदा की हुई है, लोगों को उठाया जाता है, मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है, अगवा बराए बयान खान होते साहब ने, हैं मैं सबसे और बात ड्राई करूंगा क्लीन मशीनें क्योंकि लगाई हैं। जमान पार्क में तो वो कह रहे थे कि मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं कर सकता। वो चोरों डाकुओं के मुराद उनकी नून लीग, पीपल्स नहीं, पार्टी और दो जेयूआई थे सर। दो मुख्तलिफ बातें हैं। जी एक बात आप वो कह रहे हैं कि जो सियासी मुखालफीन से हवाले से की जाने वाली कोई भी गुफ्तगू, एक आप उनके जेल में जाने से पहले की गुफ्तगू आप सुन लें। उन्होंने ये खुद कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सियासी जमातें, वन पॉइंट एजेंडा, बल्कि सिर्फ अब क्यों, आप आ जाएं, जिस वक्त उन्होंने असम्बलियां तोड़ी थी दोनों, उस वक्त यहाँ पिंडे में खड़े होके 1 महीने का टाइम दिया था कि मैं 1 महीने बाद असम्बलियां तोड़ूंगा, उससे पहले आप मेरे साथ फाइनल डेडलाइन नहीं, वो तय तो कर किसी लें, और को कह रहे डेट थे ना और सर, वो फाइनल। किसी और को कह रहे थे, वो सियासी हलकों को नहीं कह रहे थे सर। आपको गैब का इल्म होता है कि वो किसके बारे में कह रहे थे, किसके बारे मैं में। बता देता उन्होंने हूं, मैं तो नहीं इनके बारे डरता। में कहा नहीं था। नहीं, ठहरे ठहरे विवेक साहब, नहीं, जिन सुन बड़े लें, चैनल्स पे आप सुन जाते हैं लेना। उनको डर है, मुझे नहीं है। वो चाहते थे कि नहीं, तो जीएचक्यू से वही कह बात रहा हूँ करे, ना कि वो सुन लेना, सियासी सुन हलकों से लेना, बात नहीं करना चाहते थे सर। प्लीज लेट्स बी वेरी फेयर, सुन लेना। लेट्स बी नहीं वेरी ना, फेयर सर। शुएब आप साहब, अपनी बात, आप वो अपनी सियासी जिद हलकों से पे जरूर बातचीत अड़े नहीं रहें, करना लेकिन चाह आप रहे थे मेरी ना बात सर। भी सुन लें। आप अपनी जिद पे जरूर अड़े रहें, लेकिन आप उनकी गुफ्तगू अभी चला दें। उन्होंने किन के बारे में कहा था कि एक दिन के इलेक्शन के लिए, सेम डे के इलेक्शन के लिए मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, आप डेट के ऊपर आ जाएं, वन डेट सेम डे पे सारे इलेक्शंस करा लें। क्योंकि उस वक्त की पीडीएम की जमातों ने, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ने, सभी ने कहा था आप 2 असम्बलियां तोड़े तो हम आपको नेक्स्ट पूरे पाकिस्तान की डेट दे देंगे। जिसके ऊपर इख्तलाफ भी हुआ, फिर अदम एतमाद वो भी आई असल और में फिर उन्होंने डिक्टेशन असम्बलियां बाजवा तोड़ी। साहब से तब तो आ रही थी ना, आपका ये कहना टाइम कि कम है। किसी और को कह रहे थे, दैट इज रॉन्ग। जदून साहब, सियासी बातचीत, सियासी जी मामलात जी। बातचीत से हल होंगे। क्या लगता है कि सियासी जमातें खास तौर पे अब क्योंकि बहुत लाडले तो नवाज शरीफ हो चुके हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब सबसे बातचीत करने को राजी होंगे सर? नहीं, बिल्कुल ऑफ कोर्स उनका तो देखें, पीपल्स पार्टी का भी और नवाज शरीफ का भी, ये हमेशा पॉलिटिक्स में देखें डोर आप क्लोज नहीं कर सकते। सर। ये पीटीआई ने पहली दफ़ा कहा था कि जी हम इनसे बात नहीं कर सकते। अभी देखें ना कि कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा था, उन्होंने कब आकर, जब तो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने सबसे पहले असम्बली में उन्होंने कहा था जी आप चार्टर ऑफ इकानमी बना लें, हम आपके लिए तैयार हैं, बाकी जो आप केसेस आप चलाते रहें। लेकिन उन्होंने कहा जी इनके साथ में बैठने को पसंद ही नहीं करता। मौलाना फजल रहमान को जितना इन्होंने बदनाम किया, जितना इन्होंने गलत गलत नाम आपको सारी दुनिया के सामने बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहते हैं जी वो दुआ करने के लिए, अल्लाह ताला दुआ है कि इमरान खान को भी तौफीक दे कि वो भी किसी के घर दुआ करने के लिए चले जाएँ, वो भी इन रवायात को अपना लें, तो ये इससे बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं। वो तो जो उनका बहुत करीबी दोस्त होता है, वो मरता है, वो भी उसके पे न जनाजे में आते हैं, न दुआ के लिए निकाल जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात वो अपने पास बुला लेते हैं दुआ के लिए। तो अल्लाह पाक उनको इन रवायात की तौफीक दे, वो भी जाएँ, वो एक डायलॉग शुरू करें पार्टियों के साथ। हम तो पहले कह रहे थे कि एक मुल्क जो है एक पार्टी से नहीं चलता, पार्टियों को बैठना पड़ेगा, वन पॉइंट एजेंडा हो। लेकिन पार्टियाँ जो है ये शिकार में रहती हैं, एक कंधा पीछे करता है, दूसरा आगे कर देता है, तो फिर इस तरह तो पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम जो है कभी भी ठीक नहीं होगा जाके। तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टियों को हर सूरत में डायलॉग करना चाहिए। और डायलॉग का तरीका ही है कि आगे आप वे फॉरवर्ड ही है कि डायलॉग के जरिए एक पार्टी को मत भी नहीं बना सकते। ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने जा रहे हैं, इस पर सदर साहब ने भी खदशात का इजहार किया, लेकिन अब मामलात क्या दिखाई देते हैं आपको, या आईनी ज़रूरत क्या है कि जनवरी से आगे मजीद लेट हो सकते हैं सर? मुताबिक तो हम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन में नोटिस भी कर दिए हैं
हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में होना चाहिए। जैसे 2 आईनी हुकूमतें गैर आईनी हुकूमतें ऑलरेडी बैठी हुई हैं पंजाब और केपी में। वहाँ भी अगर इलेक्शन वक़्त पे हो जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ते ना पीपल्स पार्टी को ना किसी और को। तो बात ये है कि यहाँ जब एक गैर आईनी हुकूमतें या गैर आईनी तर्ज़-ए-अमल एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो फिर एंडलेस होता है। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जनवरी में भी हो जाएँगे? देखें, बात ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। हो साहब सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है 90 डेज मिनिमम टाइम दे दे। सर 90 डेज वाला मामला तो अब गुजर गया ना सर, अब 90 डेज से आगे की बात हो रही है। क्या जनवरी के बाद भी इलेक्शन डिले हो सकता है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम जनवरी में कराएंगे सर, आखिरी हफ्ते में? देखें, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस इलेक्शन को 90 डेज़ में भी नहीं करा सकती, लेकिन दिसंबर तक तो ले जा सकती है। 1 महीना फर्दर डिले करके भी हो सकता है। देखिए ना, 45 डेज़ मिनिमम चाहिए। 54 डेज़ 52 डेज़ कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन वाले, लेकिन टाइम को कम ज़्यादा किया जा सकता है। यानी जहाँ 7 दिन है, वहाँ 6 दिन कर लें, जहाँ 15 दिन रखे हुए हैं अपीलों का टाइम, फ़र्ज़ करो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 12 दिन कर लें, जहाँ 10 दिन का टाइम है, वहाँ 8 दिन कर लें। वो टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। 45 डेज़ में इलेक्शन हो सकते हैं। अगर 3 को कोर्ट ने रखा है और कोर्ट कह दे कि ठीक है जी, आप 15 दिसंबर तक इलेक्शन करा लें, चलें आप दिसंबर के आखिरी हफ्ते करा लें। नॉट नेसेसरीली कि आप इसको जनवरी में लेकर जाएँ, सदर लेकिन जो पाकिस्तान मिनिमम शुएब साहब, सदर पाकिस्तान वो तो अभी भी खान साहब को अपना लीडर कहते हैं, ऑफ कोर्स ताल्लुक उनका तहरीक इंसाफ से है। वो कहते हैं कि उनको शायद अभी भी यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन पूरी कर पाएगा। एक तो इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, एक बिटर एक्सपीरियंस है। मुझे बताएं, एक उन्होंने तारीख दी थी 9 अप्रैल की, वो नहीं मानी थी इलेक्शन कमीशन ने। दूसरी तारीख दी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट को कंसल्ट करके बताया था जी 30 अप्रैल रख दें। 30 अप्रैल के ऊपर नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए थे पंजाब के। उसके बाद वन फाइन नाइट बैठ के तो इन्होंने चेंज कर दिया जनाब 8 अक्टूबर की। 6 महीने 8 अक्टूबर का सुनते रहे और हमारे कान पक गए, और फिर 8 अक्टूबर बीच में गायब हो गया। तो ट्रस्ट उनके बिल्कुल ऊपर ठीक है, बिल्कुल उनको अपने कंडक्ट से ट्रस्ट खो चुका है। कादर मंदोखेल साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन का ट्रस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ये भी बताइएगा। और दूसरा, जनवरी के आखिरी हफ्ते से मज़ीद ताख़ीर क्या मुमकिन हो पाएगी? और आप लास्ट सेगमेंट में शायद आपको आवाज़ दी जा रही थी, तो उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। सियासी मुलाकातें, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई PTI की, जरदारी साहब की भी सियासी मुलाकातें हो रही हैं, तो सियासी मुलाकातों का नतीजा क्या होगा सर? 2 सवाल हैं आप। मेरे ख्याल में मुझे तो कोई जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिस तरह जुडिशरी जो है ना वो फैसिलिटेट कर रही है नवाज शरीफ साहब को, और पूरा इंतजामिया DIG सल्यूट मार रहा है, सफीर उनसे मिल रहे, तो ऐसे सूरत हाल में तो नहीं लग रहा है कि नून लीग किसी के साथ बात करेगी। वो तो चाहेगा मैं बादशाह अकेला ठीक। दूसरी बात, आपने मौलाना फजल रहमान साहब की जो मुलाकात की बात की है, शुएब शाहीन साहब ने बात ठीक की है कि सियासी मुलाकात में और गमी खुशी में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मगर मेरे दिल में एक बात है, जरा उस पर भी गौर कर ले। क्या परवेज खटक साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो ये जो स्पीकर साहब थे असद कैसर साहब, ये उसके बराबर में बैठे हुए थे? न तो उन्होंने वो परवेज खटक को ज्वाइन की है, ना वो एक्टिव रहे। तो क्या इन लोगों के ऊपर ये खदशा तो नहीं है कि ये कई जमयत में शमूलियत तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह आवाजें आ रही थी। तो बहरहाल जो भी होगा वक्त के साथ साबित होगा। ये कोई तहरीक इंसाफ और जमयत की मुज़ाकरात नहीं थी, बल्कि ये PTI में शमूलियत के लिए मेरे ख्याल में एक मुलाकात थी। जहांगीर जदून साहब, सर लास्ट कमेंट इलेक्शन के हवाले से है। इलेक्शन एक बात वाजे कर दी कि भाई मैं हल्का बंदियों के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन मुनक्किद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी शकूक व शुबहात और खदशात वो जाने का नाम नहीं ले रहे। क्या पाकिस्तान के आइन में ये गुंजाइश है, क्योंकि अभी तो हमने गुंजाइश निकाल ली इलेक्शन एक्ट का सहारा लेते हुए हल्का बंदियों को लेके, क्या जनवरी से मजीद ताख़ीर हो सके? हाल में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट 2 नवंबर को केस टेकअप करेगी तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ है तो वो लाजमी उसका कोई स्केड्यूल देगा, वरना काजी फाइसा साहब के बारे में जो पहले उनकी अपनी जजमेंट मौजूद है कि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराने के बगैर और कोई काम ही नहीं है। वो इसमें मुझे लग रहा है कि ये 2 तारीख को कोई ना कोई जनवरी के आखिर में, जो भी डेट अभी सुनना है कि 28 तो उन्होंने फाइनल कर ली है। अभी ये खुदा बेहतर जानता है, जब वो इन राइटिंग को सबमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो अगले हफ्ते में आपको इलेक्शन का डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कब हो रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और होने चाहिए। जहांगीर साहब,
अहम सवाल यह है कि साफ और शफाफ इंतखाबात, जिस तरह नवाज शरीफ को लंदन से भिजवाया गया, एम्बेसडर खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर यहाँ जो उनके साथ एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है जो कि नज़र भी आ रहा है, तो ऑफकोर्स उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, नून लीग एक बड़ी पार्टी होगी इलेक्शन में, तो इलेक्शन के नताइज आने से पहले ही मुतनाज़ा होने की तरफ बढ़ रहे हैं सर इस बिहेवियर से। अब इलेक्शन का ये नहीं आप डिपेंड कर सकते हैं कि एक अगर उसकी उनकी सिक्योरिटी की वजह से पुलिस ने आगे 2 गाड़ियां लगा रही है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाना, और अगर ये नहीं होंगे इलेक्शन तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट को कोई कबूल ही नहीं करेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इसलिए डायलॉग करती है। आप अगर नवाज शरीफ 2 दिन के लिए अडयाला चले जाते हैं तो जो शुएब शाहीन साहब को एतराज है ये आधे पाकिस्तान का एतराज है सर, तो वो सबके एतराजात दूर हो जाते थे। 2 दिन का ही था ना कि आप अडयाला ही जाना है 2 दिन के लिए, हो सकता है वहां उनकी खान साहब से मुलाकात हो जाती। मैं तो कहता हूँ अगर बेगुनाह बंदा 1 घंटे के लिए भी अडयाला में नहीं जाना चाहिए, कोई भी बंदा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, वो 1 घंटे के लिए भी किसी जेल में लेकिन ऐसा होता नहीं जाना चाहिए बेगुनाह। आज का शो यहीं तक, नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।